दोस्तों इमेजिन करो आप सुबह उठते हो, फोन खोलते हो और देखते हो 48,500 रुपीज का डेबिट। ना आपने कोई शॉपिंग करी, ना किसी को पैसे भेजे, ना ही कोई ओटीपी आया, बस अकाउंट से पैसा गायब। पैनिक में आप गूगल पे खोलते हो, कस्टमर केयर पे कॉल करते हो और वहां से जवाब आता है, सर प्लीज कॉन्टैक्ट योर बैंक। आप बैंक को कॉल करते हो, बैंक बोलता है सर ट्रांजैक्शन गूगल पे से हुई है। फिर आप सोचते हो कि अगर फोन पे होता तो क्या मेरा पैसा बच जाता, या फिर पेटीएम बेटर होता। या फिर हजारों लोग ये सोचते हैं कि उनका पैसा गूगल पे या फिर फोन पे के पास होता है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हर साल हजारों लोग अपना पैसा रिकवर ही नहीं कर पाते। तो आज की इस वीडियो में हम पता लगाएंगे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इन तीनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, फ्रॉड होने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आपके साथ यूपीआई फ्रॉड होता है तो अपना पैसा वापस लेने का एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होता है। और हो सकता है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप किसी भी यूपीआई स्कैम का शिकार ही ना बने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं अनफोल्ड इंडिया। सबसे पहले दोस्तों एक सिंपल क्वेश्चन, जब आप गूगल पे से पेमेंट करते हो तो पैसा कहां होता है? गूगल के पास, फोन पे के पास, या फिर पेटीएम के पास? आंसर है किसी के पास नहीं। और यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नॉर्मली आपका पैसा होल्ड ही नहीं करते, ये सिर्फ एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। जैसे अगर आप एक ओला कैब को बुक करते हो तो ओला ना तो कोई कार ओन करता है, ना ही वो रोड को ओन करता है, बस वो आपको कनेक्ट करता है। वैसे ही यूपीआई एप्स आपके बैंक को एक दूसरे बैंक से कनेक्ट करते हैं। एक्चुअल पैसा एक बैंक से निकलता है और दूसरे बैंक अकाउंट में जाता है। बीच में जो सिस्टम काम करता है उसका नाम है यूपीआई, और यूपीआई को ऑपरेट करता है दोस्तों एनपीसीआई। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंडिया के पेमेंट सिस्टम को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। आज इंडिया में हर महीने बिलियंस ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं और इसी वजह से स्कैमर्स भी इसी सिस्टम को टारगेट करते हैं। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, अगर गूगल पे सिर्फ ब्रिज है तो फ्रॉड होने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? गूगल की, बैंक की, या फिर एनपीसीआई की? इसका आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इसी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से लोग गलत जगह कंप्लेन करते रहते हैं और अपना वैल्यूएबल टाइम वेस्ट कर देते हैं। अब फ्रॉड की बात की जाए तो फ्रॉड को आप बेसिकली 3 तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि हर फ्रॉड सेम नहीं होता और उसकी रिकवरी भी सेम नहीं होती। अगर बात करें सिचुएशन नंबर 1 की, तो आपको कॉल आता है, सर मैं बैंक से बोल रहा हूं। वो आपसे बोलता है कि सर बस एक पिन एंटर कर दीजिए। आप पिन एंटर करते हो और आपका पैसा कट जाता है। अब यहां आप नोट करेंगे कि सिस्टम ने फ्रॉड नहीं किया, आपको मैनिपुलेट किया गया, और इसको सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं। अब दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं, आप फोन यूज कर ही नहीं रहे थे और अचानक से अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो जाती है। ये अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन है। यहाँ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीटली अलग होती है। अब सिचुएशन नंबर 3 की बात करते हैं, पैसा कट गया, मर्चेंट को नहीं मिला, इसको फेल ट्रांजैक्शन या फिर सेटलमेंट इशू बोला जाता है। यहाँ रिकवरी का प्रोसेस भी बिल्कुल अलग ही होता है, और इसीलिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि फ्रॉड हुआ कैसे है, क्योंकि उसी से डिसाइड होता है कि आपका पैसा वापस आएगा या फिर नहीं। अब फ्रॉड होने के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? अब मान लीजिए कि जो हमें सबसे ज्यादा डर लगता है, यानी कि वही हो गया, आपके अकाउंट से पैसा चला गया। अब क्वेश्चन ये है कि गूगल पे खोलना है या बैंक को कॉल करना है या फिर पुलिस स्टेशन जाना है? रियलिटी ये है कि हर मिनट इंपॉर्टेंट हो जाता है उस समय। जितनी जल्दी आप एक्शन लोगे उतना रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, और यहीं पर 90% लोग पहली गलती कर देते हैं। वो पहले व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं, फैमिली को बताते हैं, फेसबुक पर पोस्ट कर देते हैं, लेकिन ऑफिशियल कंप्लेंट करते ही नहीं। और इसी डिले की वजह से स्कैमर्स पैसा मल्टीपल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर उस पैसे को ट्रेस करना और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब सबसे पहले अगर मैं स्टेप्स की बात करूं तो स्टेप नंबर 1 है कि आपको 1930 पर कॉल करना है। ये इंडिया का नेशनल साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन नंबर है। यहाँ जितनी जल्दी कंप्लेंट रजिस्टर होगी उतनी पॉसिबिलिटी होगी कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को ट्रेस या फिर फ्रीज किया जा सकता है। अब स्टेप नंबर 2 है कि आपको साथ ही में cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करनी है। यहाँ ट्रांजैक्शन डिटेल्स, यूटीआर नंबर, अमाउंट, डेट और स्क्रीनशॉट्स को अपलोड करना होगा। स्टेप नंबर 3 में आपको बैंक को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना होगा, क्योंकि पैसा बैंक अकाउंट से कट गया है, और बैंक इनिशिएट तभी करेगा जब आप उसे इन्फॉर्म करेंगे। अब स्टेप नंबर 4 की बात करते हैं। आपको उसके बाद गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम, जिस ऐप से आपकी ट्रांजैक्शन हुई है, उसके हेल्प सेक्शन में जाके कंप्लेंट रेज करनी है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि यूपीआई ऐप बैंक नहीं होता, लेकिन हर ट्रांजैक्शन डिटेल्स और डिस्प्यूट प्रोसेस में आपको हेल्प मिल सकती है अगर आप वहां पे जाके कंप्लेंट रेज करते हैं। बैंक और ऐप दोनों जगह आपको कंप्लेंट रजिस्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और इंपॉर्टेंट रूल
आप याद रखिए कि अगर स्कैमर ने आपसे पिन एंटर करवा दिया या आपने खुद पेमेंट अप्रूव कर दी तो रिकवरी डिफिकल्ट हो सकती है। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन अनऑथोराइज थी और आपने टाइमली रिपोर्ट किया तो इन्वेस्टिगेशन का आउटकम अलग हो सकता है। तो इसीलिए कभी भी ओटीपी, यूपीआई पिन और स्क्रीन शेयरिंग ऐप किसी अननोन पर्सन के कहने पर उसे यूज मत कीजिए। दोस्तों अब बात करते हैं गूगल पे वर्सेस फोन पे वर्सेस पेटीएम की। ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि तीनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले एक बात जो है वो क्लियर कर देते हैं कि ये कंपैरिजन सिक्योरिटी एल्गोरिथम का नहीं है, क्योंकि तीनों यूपीआई फ्रेमवर्क्स पर काम करती हैं और ऑथोराइजेशन यूपीआई पिन से होता है। तो डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है यूजर एक्सपीरियंस में, कंप्लेंट प्रोसेस में और सपोर्ट सिस्टम में और फ्रॉड अवेयरनेस फीचर्स में। अगर मैं गूगल पे की बात करूं तो गूगल पे का इंटरफेस काफी सिंपल है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री इजीली आपको मिल जाती है। हेल्प सेक्शन से आप कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। गूगल रेगुलरली जो है अपनी सेफ्टी वार्निंग्स भी शो करता रहता है, जैसे कि किसी के कहने पर यूपीआई पिन आप मत डालिए। ये सब वार्निंग्स आपको टाइमली मिलती हैं। अब अगर मैं फोन पे की बात करूं तो फोन पे में भी आपको इन ऐप कंप्लायंट प्रोसेस अवेलेबल है। ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग बहुत इजी है। फ्रॉड रिपोर्टिंग और एस्केलेशन का स्ट्रक्चर्ड फ्लो जो है वो आपको दिया जाता है इस ऐप में। अगर पेटीएम की बात करी जाए तो पेटीएम भी यूपीआई डिस्प्यूट्स के लिए कंप्लेंट ऑप्शन प्रोवाइड करती है और यूजर को ग्रीवेंस प्रोसेस एक्सप्लेन करती है। अब क्वेश्चन ये आता है तीनों में बेस्ट कौन है? सरप्राइजिंग आंसर है कि कोई भी इनमें से बेस्ट नहीं है, क्योंकि फ्रॉड रिकवरी सिर्फ ऐप डिसाइड नहीं करती, उसमें बैंक, एनपीसीआई और कभी कभी लॉ एनफोर्समेंट भी इन्वॉल्व होती हैं। मतलब अगर आप गूगल पे से फ्रॉड का शिकार हुए तो जरूरी नहीं कि फोन पे यूज किया होता तो पैसे बच जाते हैं। अगर आप फोन पे यूज करते तो भी सेम सोशल इंजीनियरिंग स्कैम हो सकता था। प्रॉब्लम ऐप नहीं है, स्कैमर्स का ट्रिक था। अब तक हमने देखा दोस्तों कि गूगल पे, फोन पे और पेटीएम तीनों अलग कंपनीज है, लेकिन ऐप का जो इकोसिस्टम है यूपीआई का वो तीनों में सेम है। इसीलिए अगर आपको कोई बोले कि ये ऐप यूज मत करो, इसमें फ्रॉड होने के चांसेस कम है, तो समझ जाइए कि वो गलत बोल रहा है। और सबसे सिक्योर ऐप भी आपको नहीं बचा सकती अगर आप खुद स्कैमर को अपना पिन बता दोगे या फिर फेक कलेक्ट रिक्वेस्ट आप अप्रूव करते हो तो भी ये स्कैम हो सकता है। लेकिन अगर आप 5 रूल्स फॉलो करते हो तो आपका रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाता है। रूल नंबर 1 ये है दोस्तों कि कभी भी यूपीआई पिन सिर्फ पैसा भेजने के लिए एंटर होता है, पैसा रिसीव करने के लिए कभी भी यूपीआई पिन नहीं लगता। रूल नंबर 2 है अननोन क्यूआर कोड स्कैन मत कीजिए। रूल नंबर 3 स्क्रीन शेयरिंग ऐप इंस्टॉल मत कीजिए। रूल नंबर 4 फ्रॉड होते ही 1930 साइबर क्राइम पोर्टल और बैंक तीनों को इमीडिएटली इन्फॉर्म कीजिए। और रूल नंबर 5 हर ट्रांजैक्शन का एसएमएस और नोटिफिकेशन आप चेक करिए। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ये बैटल एक्चुअली ऐप्स की नहीं है, ये बैटल है अवेयरनेस वर्सेस स्कैम की। और इस बैटल में विनर वही बनता है जो इन्फॉर्मेशन रखता है। और अगर आज की वीडियो से आपको एक नई चीज सीखने को मिली तो इस वीडियो को अपने पेरेंट्स और फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी के लाखों रुपए का नुकसान होने से बच जाए। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, जय हिंद।